हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने मैटर और उसकी स्टेट के बारे में बात की थी। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। अगर इसके स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें तीन मेन स्टेट के बारे में पढ़ना है। पहली जो कि है सॉलिड, दूसरी जो कि है लिक्विड और तीसरी जो कि है गैसियस। चलिए, तो तीसरी जो कि है गैसियस स्टेट। तो ये तीन स्टेट के बारे में हमें बात करनी थी, हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि जो मैटर है। अच्छा, हमने पढ़ा कि मैटर बनता किससे है? स्मॉल पार्टिकल से बनता है। किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के ये जो है मैटर बनता है। तो फिलहाल तो हम इन स्मॉल जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। चलिए, तो एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया जाए, बाकी आप देखते रहिए साथ साथ कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके थे। चलिए, तो इनकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी, पहली प्रॉपर्टी थी, ये जो पार्टिकल्स है उनकी पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इनके बीच में जो ये स्पेस होता है इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है, यानी कि अंतर कणिक स्थान कहा जाता है। जैसे कि इसको हमने समझा था एक एक्सपेरिमेंट से, सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट। अब सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट क्या है? हमने एक बीकर लिया है, सिंपल बीकर में लिया है वाटर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि वाटर का लेवल कितना है? इतना है वाटर का लेवल। ठीक है, यानी कि वाटर कितना है इसमें? इतना वाटर है। ठीक है, अब हम इसमें एक चम्मच या मान लेते हैं 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। ठीक है, हम इसको स्टिर करते हैं, यानी कि इसको अच्छे से हिलाते हैं, अच्छे से नमक को पानी में क्या कर लेते हैं? घोल लेते हैं। जब नमक को पानी में घोल लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? अभी भी वाटर का लेवल इतना का इतना ही है, वो बढ़ा नहीं है। घटेगा तो खैर क्यों ही घटेगा, लेकिन वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो वाटर का लेवल है वो बढ़ा नहीं? ऐसा किस वजह से? तो बच्चों, ऐसा इस वजह से है कि ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में, ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी कि अंतर कणिक स्थान है। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहां पर चले जाते हैं जो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नमक के जो क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो नमक के जो पार्टिकल्स, जो कण है, वो चले जाते हैं उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। ठीक, और उस स्पेस को वो घेर लेते हैं, यानी कि ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो है इसका लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता, लेवल उतने का उतना ही रहता है। सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब ये जो स्पेस है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे जो मैटर्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये क्या करता है? वेरी करता है, यानी कि चेंज होता है। हो सकता है किसी के मैटर के बीच क्या जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस ज्यादा हो, किसी में स्पेस ना हो, किसी में स्पेस कम हो। जैसे हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा रख दिया है, तो लोहे का टुकड़ा सॉलिड ही तो है। ये पदार्थ के जो कण है, जैसे अगर हम कहें कि हमने एक बीकर लिया है और उसमें डाल दिया है एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, अब हम इसमें नमक डालते हैं 1 चम्मच। ठीक है, तो क्या नमक इसके साथ घुलेगा? नहीं घुलेगा, है ना, क्योंकि ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, उनके बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर जो है कुछ हम पार्टिकल डालते हैं तो वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता। सिंपल सी बात है। वैसे जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जैसे हमने वाटर में ही देख लिया। ठीक है, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी हम इसको आगे पढ़ेंगे बच्चों। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं।
ठीक है, क्या करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। इसको हमने कैसे समझा, हमने क्या किया, एक बीकर में लिया वाटर, ठीक है, एक बीकर में लिया वाटर। अब इस वाटर में हमने क्या डाला, एक ब्लू इंक डाल दी, ब्लू इंक का एक ड्रॉप डाल दिया। अब एक ड्रॉप जो है हमने जहां पर डाला, क्या वो ड्रॉप वहीं पर ही रहेगा? अगर हम कहें, हमने लिया है सिंपल सा एक बीकर, बीकर में लिया है काफी सारा, ये है बीकर, और बीकर में लिया है बच्चों हमने, ये है जल यानी कि पानी, वाटर, ठीक है। बीकर में हमने वाटर लिया है और इसमें हमने एक ड्रॉप क्या डाल दी है, इंक की डाल दी है, ठीक है। तो ये जो इंक की ड्रॉप है, क्या ये यहीं पर ही रहेगी? इंक की ड्रॉप क्या ऐसे ही रहेगी? ऐसा नहीं होगा। ये इंक की ड्रॉप जो है, ये जो इमेज बी वाली जो इमेज है, ठीक है, ये इंक की ड्रॉप क्या होगी बच्चों, धीरे धीरे इस तरीके से फैलने लगेगी, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, पूरे उसमें डिफ्यूज हो जाएगी, पूरे उसमें फैल जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात हमने की थी कि ये जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमें पता चलेगा, देखो, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से जोड़े रखती है, वही क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि किसी भी मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, हम कह रहे हैं कि ये कोई मैटर है, ठीक है, अब ये मैटर इन पार्टिकल से मिलकर के बना है। इन पार्टिकल्स की, ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, इन पार्टिकल्स के बीच की, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की जो फोर्स है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस फोर्स से इन मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, और ये जो हमारा मैटर है इसका शेप बना हुआ है, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल जो है आपस में अट्रैक्टेड ना होते, एक दूसरे की तरफ आकर्षित ना होते, तो दूर दूर चले जाते, ठीक है, दूर दूर चले जाते, तो ये जो मैटर है इसका शेप क्या हो जाता, चेंज हो जाता। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है एक आयरन नेल, यानी कि लोहे की कील, लोहे की कील हमने यहाँ पर ली है। अब ये जो लोहे की कील है बच्चों, दूसरा हमने लिया है यहाँ पर चौक, चौक आप जानते हैं जिसको हम स्कूल में यूज करते हैं, और तीसरा हमने लिया यहाँ पर एक रबर बैंड, ठीक है, क्या लिया है, रबर बैंड। अब इन तीनों चीजों के ऊपर हम हथौड़े से मारेंगे, तो हम क्या देखिए, देखो कील पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कील पर कोई भी असर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये कील जो एज इट इज रहती है, टूटती नहीं है जल्दी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौक की, तो चौक के ऊपर हम हथौड़ा मारेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चौक का क्या हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, है ना, सारे कण उसके इधर उधर चले जाएंगे। यानी कि ये जो चौक है इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, बहुत कम था, यानी कि आकर्षण उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम था। वहीं अगर हम रबर बैंड को देखेंगे तो बच्चों इसमें अगर हम हथौड़ा मारेंगे या चाकू से काटने की कोशिश करेंगे तो ये इतनी जल्दी भी नहीं कटेगा और इतने टाइम भी नहीं लगाएगा, है ना, वो इतनी जल्दी भी नहीं कटेगा और बहुत ज्यादा लेट में भी नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भी और इतनी ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया था अपने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो यही यहाँ पर एग्जांपल है इन केस ऑफ आयरन नेल्स। तो आयरन नेल्स यानी कि जो कील है उसमें क्या होता है, ह्यूज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में। बट इन द केस ऑफ चॉक के बीच में यहाँ पर जो है बहुत कम, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर हम चौक की बात करते हैं तो आयरन नेल्स के मुकाबले इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मदद क्या करती है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर,
तो ये फोर्स क्या करती है बच्चों, पार्टिकल्स को एक साथ रखने में, एक साथ रखती है, ठीक है, पार्टिकल्स को। तो ये फोर्स क्या करती है, पार्टिकल्स को एक साथ रखती है। तो ये फोर्स जो है वो भी वेरी करती है, कुछ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कुछ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। जैसे हमने अभी लोहे की कील और चॉक की बात की थी, तो चॉक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वहीं लोहे की जो कील है, आयरन है, आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम सिंपली, वैसे हम FOA कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी एक एक करके सारी। तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, पहले उन्हें देख लेते हैं। हमने कहा कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गति करते रहते हैं, वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गए। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज। अच्छा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक भी हमने पढ़ ली थी। हमने क्या कहा था कि उनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है डिफ्यूज करने की, डिफ्यूज करने की टेंडेंसी होती है। तो जैसे हमने बात की थी धूप की, है ना, हमने कहा था कि हमारे पास धूप, जैसे आपने देखा होगा जब हम पूजा करते हैं तो धूप किस प्रकार से स्टिक होती है, ठीक है। उसको अगर हम जैसे जला देते हैं, जैसे हमने सपोज इतना पार्ट क्या किया, हमने जलाया है, तो जैसे ही हम जलाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी जो स्मेल है वो मीटर दूर तक चली जाती है, ठीक है। तो वो किस वजह से, कि जो पार्टिकल्स है इनमें डिफ्यूज करने की टेंडेंसी होती है। किस वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस की वजह से। तो ये जो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो डिफ्यूजन है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि आपने देखा, अगर नॉर्मल अगरबत्ती है हमारे पास, नॉर्मल अगरबत्ती है, ठीक है, नॉर्मल अगरबत्ती है, तो उस पर स्मेल ऐसे नहीं आती, हमें बिल्कुल उसके बहुत पास जाना पड़ता है स्मेल के लिए, ठीक है, बहुत पास जाना पड़ता है। अगर हमारे पास नॉर्मल कोई अगरबत्ती है तो बहुत पास जाना पड़ता है स्मेल के लिए। लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, जला लेते हैं, जला लेते हैं यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी स्मेल जो है बहुत दूर दूर तक चली जाती है। यानी कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा, तापमान जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे डिफ्यूजन इंक्रीज होगा वैसे जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव फास्टर, यानी कि और ज्यादा दूर तक वो स्मेल जाएगी, ठीक है। चलिए, चलिए, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, वो प्रॉपर्टी है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है मैटर के पार्टिकल तो छोटे ही होते हैं, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया जाए कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कैसे हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, देखिए, हम क्या लेंगे, 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे। किसके क्रिस्टल लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि KMnO4 के 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 क्रिस्टल कुछ इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेटअप यहाँ पर लगाएंगे। सेटअप यानी कि हम लेंगे यहाँ पर 3-4 बीकर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अलग अलग बीकर, सॉरी, अलग अलग नहीं, एक साइज के सारे बीकर्स यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। अब सारे बीकर में हमें भरना है 100 ml वाटर। इसमें भी 100 ml वाटर है, इसमें भी 100 ml वाटर है। सारे बीकर में हमें भर लेना है 100 ml वाटर, ठीक है।
अब हमें जो फर्स्ट बीकर है उसमें डाल देना है KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स। अब KMnO4 के क्रिस्टल डालने के बाद हमें ये कैसा दिखाई देगा, पूरा पिंकिश दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से जब हम MnO4 के क्रिस्टल्स डालेंगे, ठीक है, जब हम MnO4 के क्रिस्टल डालेंगे तो MnO4 के क्रिस्टल हम इसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरा हमें कैसे दिखाई देगा बच्चों, पूरा दिखाई देगा पिंकिश। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रेड हो गया, लेकिन कैसा दिखाई देगा, हमें पिंकिश दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml ले लेंगे। किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ से 10 ml ये जो सॉल्यूशन था वाटर के साथ KMnO4 का वो ले लिया। अब हमें दिखेगा इसका जो कलर है वो क्या है, वेरी डार्क, बहुत ज्यादा डार्क पिंक है। क्या है, डार्क पिंक है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, इस सेकंड वाले बीकर में। ये हमारा फर्स्ट वाला है, इस सेकंड बीकर में डाल देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड बीकर में जैसे ही हम डालेंगे तो सेकंड बीकर का कलर भी कैसे होने लगेगा, पिंक होने लगेगा। लेकिन ये वाला जो पिंक होगा सेकंड बीकर वाला, वो फर्स्ट वाले बीकर से थोड़ा कम पिंक होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 10 ml ले लेंगे एक और टेस्ट ट्यूब में। अब ये वाला थोड़ा लाइट पिंक होगा। ठीक है, और इस वाले को सॉल्यूशन को हम डाल देंगे बीकर नंबर 3 में। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये लाइट पिंक सॉल्यूशन बीकर नंबर 3 में डाला तो अब ये वाला सॉल्यूशन भी कैसा हो गया, पिंक हो गया। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन जो है सेकंड वाले बीकर से थोड़ा कम पिंक है। ठीक है, सेकंड वाले बीकर से थोड़ा कम पिंक है। अब हम इसमें से भी क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में 10 ml ले लेंगे। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा वेरी लाइट पिंक, बहुत ज्यादा लाइट पिंक हो गया, बहुत ज्यादा लाइट पिंक हो गया। अब इस बहुत ज्यादा लाइट पिंक वाले सॉल्यूशन को हम 4 वाले बीकर में डाल देंगे। ठीक है, तो 4 वाला बीकर फिर से जो है पिंक हो जाएगा। लेकिन ये जो 4 वाला बीकर है वो 3 वाले बीकर से कम पिंक होगा। ठीक है, फिर हम इस फोर्थ बीकर से भी 10 ml निकाल करके, 10 ml ये जो कलर्ड वाटर है 10 ml निकाल करके इसको भी क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट बीकर नंबर 5 पे ट्रांसफर करेंगे। फिर बीकर नंबर 5 से भी हम ऐसे ही ये जो 10 ml निकालेंगे, फिर इसको भी आगे क्या करेंगे, बीकर नंबर 6 पर ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे ही हम इस प्रोसेस को जब 7-8 बार रिपीट करते हैं तो फाइनली बहुत टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमें क्लियर वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लियर वाटर मिलेगा। यानी कि पार्टिकल, सिर्फ हमने 2 क्रिस्टल यहाँ पर डाले, सिर्फ 2 क्रिस्टल के डालने से ही वाटर जो है इतना पिंक हो गया। फिर आगे हमने इस प्रोसेस को दोहराया, आगे हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू की। तो इस प्रोसेस को करके हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि हम देखो आगे कितनी बार ये प्रोसेस कर रहे हैं, फिर भी जो पार्टिकल्स है हमें जो है फिर भी कलर कैसा मिल रहा है, पिंक ही मिल रहा है। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें तो 1 वाला सबसे ज्यादा पिंक होगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर अगर हम 6 वाला लेते हैं तो वो सबसे कम, फिर आगे से सो ऑन ये प्रोसेस चलती जाएगी। फिर लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब जो हमारा बीकर है उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल जो शो करता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा टाइनी है, बहुत ज्यादा छोटे हैं। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसको, आप चाहें तो ये पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट तो आपकी एनसीईआरटी में है ही। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हमारे पदार्थ है उसकी अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर 3 अवस्था के बारे में पढ़ना है। एक जो है हमारी ठोस अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड भी कहते हैं, और एक है हमारी द्रव अवस्था, द्रवीय अवस्था। चलिए, तो मैटर की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये तीनों हमें यहाँ पर पढ़नी है एक एक करके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैटर से ही। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो मैटर जो है हमारे अराउंड, जो भी मैटर है, अब आप अपने आसपास पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप अपने आसपास क्या देखेंगे, क्या आपको मिलेगा, आपको अपने आसपास दिख रहे होंगे, चेयर दिख रही होंगी। ठीक है,
टेबल दिख रहे होंगे, नेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे होंगे, पेन दिख रहे होंगे, एयर होगी आपके आसपास प्रेजेंट, बिल्कुल होगी, यानी कि सिंपल। वायु प्रेजेंट होगी आपके आसपास, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब आपके आसपास देखो, आपको पानी यानी कि वाटर, जिसे हम जल भी कहते हैं, तो जल भी आपको दिख रहा होगा आपके आसपास। हो सकता है किसी के पास कोई कोल्ड ड्रिंक हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है आपको दिख रही हो, ठीक। चलिए फिलहाल मान लेते हैं इतनी चीजें आपको आपके आसपास दिख रही, वैसे तो इससे कई गुना ज्यादा चीजें आपको दिख रही होंगी आपके आसपास, पर मान लेते हैं इतनी चीजें आपको अपने आसपास दिख रही है। चलिए, तो हमें कहा जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैटर जो भी एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास, हमारे अराउंड, यानी कि हमारे आसपास जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, वो सिर्फ 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बच्चे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जो है मैटर की 3 स्टेट नहीं बल्कि 5 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। 4th स्टेट होती है प्लाज्मा और 5th स्टेट होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस ही है, तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आप क्या देखेंगे, अपने आसपास जो भी आप मैटर देख रहे हैं वो लगभग सिर्फ आपको दिख रहा होगा 3 उसमें, है ना, या तो वो सॉलिड अवस्था में होगा, या तो वो लिक्विड अवस्था में होगा, या तो वो गैसियस अवस्था में होगा, ठीक है। तो यही आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो 3 अलग अलग स्टेट है, ये क्यों बनती हैं, ये 3 स्टेट अराइज कहाँ से होती हैं, किस वजह से ये आती है? क्योंकि ये जो अलग अलग मैटर हैं, ये जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इनके जो गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट है वो अलग अलग क्यों होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। जो हमारे कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। जैसे कोई पार्टिकल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छा चलिए बात करते हैं, कोई पार्टिकल्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आपस से जुड़ करके रहते हैं, यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये थोड़ा अलग तरह के पार्टिकल्स हो गए। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अलग तरीके का मैटर हमारा बनेगा, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे कि जिनके बीच में स्पेस होगा, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनके बीच में स्पेस नहीं होगा। तो जिनके बीच में स्पेस होगा वो अलग तरह का मैटर बनाएंगे, जिनके बीच में स्पेस नहीं होगा वो अलग तरह का मैटर बनाएंगे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो निरंतर गति में होंगे, जिनके पार्टिकल्स निरंतर गति में होंगे तो वो अलग मैटर बनाएंगे, जो नहीं होंगे वो अलग बनाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है? सब कुछ डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के जो कण हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उन पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, यानी कि ठोस अवस्था की बात करते हैं। तो सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस रिजिडिटी, जो क्या पॉज करती है? रिजिडिटी, इज इनकम्प्रेसिबल एंड हेंस हैज अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम। जैसे कि चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास है लोहे का रॉड, चाहे एक आयरन रॉड, लोहे की एक रॉड है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो पहले कहा गया है कि ये क्या है? रिजिडिटी, यानी कि ये क्या होता है? रिजिड होता है। कैसा होता है? रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। जैसे हम रबर की बात करते हैं, तो रबर कैसा होता है बच्चों? फ्लेक्सिबल होता है ना, उसको खींचा जा सकता है, स्ट्रेचेबल होता है। तो स्ट्रेचेबल का अपोजिट हम क्या कहते हैं? कि रिजिड, जो एक उसमें रहता है ना। जैसे कि ये आयरन रॉड है, तो इसको क्या हम खींच करके लंबा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, अनलेस अगर हम कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम कंडीशन अलग अलग दे रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिंपली कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इज इनकम्प्रेसिबल,
ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो क्या आप आयरन रॉड को अपनी उंगलियों के बीच में रखिए, तो क्या आप उसे दबा पा रहे हैं, आप उसे संपीड़ित कर पा रहे हैं? जैसे अगर आप एक कॉटन ले लें, है ना, कॉटन ले लिया आपने, तो कॉटन को देखो, अगर आप कॉटन को यानी कि रुई को अपनी उंगलियों के बीच में रखते हो इस प्रकार से, तो आप क्या देखते हो कि ये क्या हो जाती है, उंगलियों के बीच में कंप्रेस हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से दब जाती है। दब जाती है, क्यों दब जाती है? क्योंकि इसके अंदर एयर भरी हुई होती है, एयर ट्रैप रहती है, इसके अंदर फंसी हुई होती है एयर। ठीक है, लेकिन जो ये आयरन रॉड है, इसको जो है आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि संपीड़ित नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अगली बात करें, हेंस हैज अ डेफिनेट शेप, तो आप देख पा रहे हो कि इसका क्या है, एक डेफिनेट आकार है। वहीं अगर आप जैसे पानी की बात करो, है ना, पानी की बात करो, जल, पानी या जल की आप बात करें, तो जल का क्या कोई डेफिनेट शेप होता है, आकार होता है? नहीं होता ना, जल का कोई डेफिनेट आकार शेप होता ही नहीं है। ठीक, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका क्या है, सिंपली अगर आप देखो, एक डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। ठीक है, बाकी और प्रॉपर्टीज को हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप इतनी प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।